आज साल 2025 का आखिरी दिन है, यानी कि 31 दिसंबर 2025। पूरे साल में यूं तो हमने अपने जीवन में बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ खोया होगा, बहुत कुछ पाया होगा, मगर जम्मू कश्मीर के लिए साल 2025 कैसा रहा, जनवरी से दिसंबर तक हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जनवरी 2025 में क्या क्या बड़ा हुआ, इस पर आपको लेकर चलते हैं। जनवरी 2025 पूरे देश के लिए ही एक तरह से एक बहुत बड़ा ओकेजन था। महाकुंभ का आयोजन हुआ जो 13 जनवरी से शुरू हुआ और फरवरी तक खत्म होना था। जनवरी में बड़ी संख्या में लोग जम्मू कश्मीर से भी महाकुंभ में भाग लेने के लिए पहुंचे। यहां तक कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी महाकुंभ में शामिल हुए और यहां के बहुत नेता भी वहां पहुंचे। आम जनता ने भी महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाई। वहीं इसके साथ साथ जनवरी 2025 जम्मू कश्मीर के लिए और किन बातों के लिए जाना गया वो भी सुनिए। जनवरी 13, 2025 को जम्मू कश्मीर में जेड मोड टनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया और ये टनल ऑल सीजन टनल बन गई। 6.5 किलोमीटर लंबी ये टनल कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए हर मौसम में कारगर साबित होगी और जनवरी से लेकर लगातार ये टनल चलती भी रही। वहीं दूसरी ओर जनवरी की अगर बात करें तो जनवरी में एक और माइलस्टोन पूरा हुआ। 22 कोच की एक ट्रेन जम्मू से कश्मीर तक गई और एक ट्रायल जो लगातार हो रहा था कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने का, वो भी जनवरी में पूरा हुआ। तो इस तरह से जनवरी में जम्मू कश्मीर के लिए ये बड़े माइलस्टोन साबित हुए। अब बात करते हैं फरवरी 2025 की। फरवरी 2025 किन बातों के लिए जम्मू कश्मीर के लिए जाना जाएगा। फरवरी 2025 में जम्मू कश्मीर यूटी के लिए केंद्र ने अपना बजट घोषित किया। इस बजट में सबसे खास बात यह रही कि पहली बार 9,000 करोड़ से ज्यादा का बजट जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए रखा गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस को हमेशा से मॉडिफाई करने के लिए, अपडेट करने के लिए बात होती है। लगातार 3 दशकों से जम्मू कश्मीर पुलिस टेररिज्म से जूझती आ रही है और इसे एक परिपक्व पुलिस बनाने के लिए होम डिपार्टमेंट ने एक बड़ा बजट जम्मू कश्मीर के लिए एलोकेट किया। अब बात मार्च 2025 की। तो मार्च 2025 जम्मू कश्मीर की असेंबली का सबसे बड़ा सेशन शुरू हुआ। जो सरकार 2024 अक्टूबर में बनी थी, उसका एक छोटा सा सेशन तो अक्टूबर में हो गया था, मगर फाइनली ये एक बड़ा असेंबली सेशन था जो जम्मू में हुआ। इस सेशन में सबसे खास बात यह रही कि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने 8 मार्च को आने वाले विमेन डे पर यहां की महिलाओं को एक सौगात दी। दरअसल ई बसेस में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सर्विस दे दी गई। इसका काफी लाभ भी उठाया गया और इसकी बहुत सी सराहना भी की गई। वहीं इसके साथ साथ मार्च में ही कई सारे बिल और रेजोल्यूशन भी असेंबली में पास हुए। इसमें से खास ये था 10 किलो राशन बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए, और साथ ही साथ जो वादा उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया था इसे पूरा करने की बात की गई, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की, जिसे कि अप्रैल यानी कि नए बजट सेशन से शुरू भी किया जाना था। हालांकि इस बजट सेशन में बहुत सारी राजनीतिक मुद्दों पर हंगामे भी हुए और विपक्ष ने सरकार को घेरने की बखूबी कोशिश की। अब बात अप्रैल 2025 की। यूं तो अप्रैल साल का चौथा महीना होता है, मगर बजट के हिसाब से देखा जाए फाइनेंशियल ईयर का ये पहला महीना होता है। एक और जम्मू कश्मीर का सेशन चल रहा था और बात बजट की हो रही थी, मगर अप्रैल 2025 को शायद इतिहास में कभी भूला नहीं जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जम्मू कश्मीर में हुई 22 अप्रैल 2025 को, जब पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया। चुन चुन कर सैलानियों को मारा गया, जिसमें 26 लोग अपनी जान गंवा गए, जिसमें से 25 वो टूरिस्ट थे जो देश के अलग अलग हिस्सों से पहलगाम घूमने आए थे। यह इतनी बड़ी घटना थी कि शायद पिछले 3 दशक लंबे टेररिज्म में जम्मू कश्मीर ने इस तरह की घटना कभी नहीं देखी होगी।
और इसमें एक खास बात देखने को मिली कि पहली बार कश्मीर के आम लोग सामने आए और इस बड़ी आतंकी घटना की कड़ी निंदा की। इसके बाद जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर जगह विरोध हुआ और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। इस घटना की जांच एनआईए को दे दी गई और उसके बाद एनआईए ने इसकी जांच रिपोर्ट भी नवंबर में सौंप दी, जिसमें यह साफ हुआ कि ये हमला पाकिस्तान ने ही करवाया था और इसमें शामिल आतंकी भी पाकिस्तान से ही आए थे। हालांकि इसमें कुछ ओजीडब्ल्यूज को भी पकड़ा गया जो कश्मीर के रहने वाले थे और आखिरकार कुल मिलाकर जो रिपोर्ट है वो एनआईए ने एक स्पेशल कोर्ट में सौंप भी दी। अब बात मई 2025 की। मई 2025 को एक ऐसा ऑपरेशन भारत ने किया जिसको शायद कभी पाकिस्तान भुला नहीं पाएगा। पाकिस्तान की धरती से लगातार आतंक को बढ़ावा देने के लिए काम होता रहा और आखिर भारतीय सरकार ने, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में घुसकर भारतीय एयरफोर्स ने कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। 7 मई को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, 10 मई को सीज फायर के साथ खत्म हुआ और ये सीज फायर की घोषणा जो है वो अमेरिका के यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज के दौरान की। इसके बाद भी भारतीय प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ने यह साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर दरअसल खत्म नहीं हुआ है और जब जब पाकिस्तान कुछ कोशिश करेगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देना है, ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को भारत का एक अनडिक्लेयर वॉर और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन माना गया। भारत ने मई और जून में कई देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपनी सफाई दी और ये एक्सप्लेन किया कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा भारत को और भारत के लिए ये शांति बनाए रखने के लिए कितना जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई सारे वर्कशॉप, एग्जीबिशन भी हुए और इसके बारे में भारतीय सरकार और भारतीय सेना ने खुलकर देश और दुनिया को बताया भी। अब बात जून की। जून 2025 भी जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही खास साल रहा। कई दशकों से यह बात होती थी कि रेल मार्ग से कन्याकुमारी से कश्मीर को जोड़ा जाए और आखिर कश्मीर किसी दिन ट्रेन पहुंचे। इसके लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल थी वो थी चिनाब पर बनने वाला 359 मीटर का एक आर्क ब्रिज। दरअसल ये ब्रिज जो है ये पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा था। मगर फाइनली 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा पहुंचे और कटरा से हरी झंडी दिखाकर पहली ट्रेन को कश्मीर के लिए रवाना किया। इस ट्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सफर भी किया और उस दिन उन्होंने कहा कि ये एक सपना था जो आखिर पूरा हुआ। इस ट्रेन में बहुत ज्यादा लोगों ने लगातार दिसंबर तक सफर भी किया और खास तौर से जो देश और दुनिया के बाकी हिस्सों से लोग कटरा घूमने आते थे मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए, उन्हें भी कश्मीर जाने में बहुत सुविधा हुई। केवल देश और दुनिया से आने वाले सैलानी ही नहीं बल्कि जम्मू से कश्मीर जाने वाले बहुत सारे लोगों को भी इस ट्रेन से बहुत सुविधा मिली। हालांकि इस ट्रेन को श्रीनगर से कटरा तक ही नहीं जम्मू तक भी रखा जाना था जो सितंबर तक पूरा होना था, मगर किसी कारणवश ये सितंबर तक पूरा नहीं हो पाया और आने वाले साल 2026 में इस ट्रेन को जम्मू से श्रीनगर के बीच चलाया जाएगा जो एक खास वंदे भारत है। इस वंदे भारत को कश्मीर के मौसम के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है और खास तौर पे इसके बीच में जो आपको खान पान की सुविधा मिलती है वो भी जम्मू और कश्मीर के कल्चर और यहाँ के फूड के साथ जुड़ती हुई है। इस ट्रेन को एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना गया क्योंकि खूबसूरत वादी के बीच से, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से होती हुई ये ट्रेन कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा तक आती है। जुलाई 2025 को भी दो खास चीजों के लिए याद किया जाएगा। एक तो ये जो पहलगाम में हमला हुआ था उसमें शामिल पाकिस्तान के आतंकियों को मारने के लिए सुरक्षा बलों ने एक खास ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन महादेव। ये ऑपरेशन श्रीनगर के पास के नदीगाम जंगलों में किया गया और तीनों पाकिस्तानी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने बहुत ही क्लीन ऑपरेशन में ढेर करके पहलगाम हमले का बदला ले लिया। चाहे ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान में जाकर
आतंक की रूट्स तक जो है निशाना साधा था, मगर इसमें शामिल तीनों आतंकियों को हमने श्रीनगर के पास के जंगलों में ऑपरेशन महादेव के तहत मार गिराया। वहीं इसके साथ साथ जुलाई 2025 में जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व स्पीकर कविंदर गुप्ता को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। पहली बार ऐसा हुआ लद्दाख यूटी बनने के बाद कि जम्मू कश्मीर के किसी बीजेपी नेता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने सौंपी। कविंदर गुप्ता के लिए और जम्मू कश्मीर की बीजेपी के लिए भी ये एक बड़ा पल था जब जम्मू कश्मीर के एक नेता को लद्दाख की जिम्मेवारी सौंपी गई। अगस्त 2025, दरअसल अगस्त 2025 को भी कई चीजों के लिए याद किया जाएगा, मगर ये कुछ अच्छे पल नहीं बल्कि हादसे थे। सबसे पहले अगस्त 2025 में 14 तारीख को एक बहुत बड़ा हादसा जम्मू के किश्तवाड़ जिले के चिशोती में हुआ, जहां एक बादल फटने की घटना से कई लोग मारे गए और कई लोग लापता हो गए। ये इतनी बड़ी घटना थी कि शायद मौसम के बदलाव और कुदरत का कहर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कई सारे लोग जो माता मचेल की यात्रा के लिए गए थे इस घटना का शिकार हो गए। वीडियोस ऐसे थे कि मन को विचलित कर दिया गया। कई सारे लोग जो मरने वाले थे इसमें वो जम्मू के रहने वाले थे और कई जम्मू के बाहरी इलाकों के भी। स्थानीय लोगों के घर भी तबाह हो गए, कई सारी सड़कें और प्रोजेक्ट भी। मगर ये कुदरत का एक ऐसा कहर था जिसे शायद जम्मू कश्मीर कभी भूल नहीं पाएगा। केवल 14 अगस्त ही नहीं, इसके बाद 26 अगस्त को भी एक ऐसी ही घटना माता वैष्णो देवी में हुई, जहां लैंडस्लाइड के कारण बहुत से लोग मारे गए। यह घटना भी बहुत बड़ी रही और इसके बाद कई दिनों तक माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार सस्पेंड रही। खैर, ट्रैक को ठीक करने के बाद यात्रा को दोबारा से सितंबर 2025 में नवरात्रों के शुभ अवसर पर शुरू कर दिया गया। मगर जम्मू ने भी इस बाढ़ और मौसम के बदलते हुए मिजाज के घाव झेले। 27 अगस्त को जम्मू में भी बाढ़ आई और तवी पूरी तरह से उफान पर थी। कई इलाकों में पानी भर गया। हालात ये थे कि कई लोगों के घर छिन गए और कई लोगों के लिए कई रातें घरों से बाहर बितानी पड़ी। केंद्र सरकार ने भी इस घटना को लेकर पूरा ध्यान दिया और जम्मू कश्मीर में केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने भी विजिट किया और यहां आकर हालात का जायजा लिया। हालांकि कईयों ने यह भी सवाल उठाया कि जितना यहां पर मुआवजा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, क्योंकि अगस्त में ही पंजाब में भी बाढ़ की स्थिति ऐसी थी कि कई गांव पानी के तले आ गए। इसलिए अगस्त कुल मिलाकर कुदरत की जिस तरह से कहर बरपा था उसका शिकार जम्मू कश्मीर के साथ साथ पड़ोसी राज्य पंजाब भी बना। बात सितंबर 2025 की। सितंबर 2025 में हालांकि जो अगस्त में बाढ़ आई थी उसके निशान यहां पर लगातार देखे गए और उसको ठीक करते हुए ही निकल गया। मगर सितंबर में एक ऐसी राजनीतिक घटना हुई जो शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुई थी। जम्मू कश्मीर के एक चुने हुए विधायक डोडा से महराज मलिक, जो आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक के साथ साथ आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रधान भी थे, उन्हें पीएसए में, पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जेल में बंद कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ जम्मू कश्मीर में किसी चुने हुए नुमाइंदे और वो भी एक लॉ मेकर यानी कि विधायक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद किया गया। उसके पीछे कारण बहुत से बताए गए, मगर बड़ी बात यह रही कि एक डॉजियर तैयार किया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा द्वारा, जिसका संज्ञान लेते हुए यहाँ के गृह विभाग ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके कठुआ जेल में पीएसए के तहत भेज दिया। दिसंबर तक भी महराज मलिक अभी जेल में हैं और अब उन्हें अगली तिथि जनवरी में दी गई है। शायद जनवरी 2026 में उनके मामले पर कोई सुनवाई हो। अभी तक महराज मलिक 5 तारीख के मिलने के बाद भी लगातार अगली तारीख का इंतजार कर रहे हैं बेल आउट होने के लिए। अक्टूबर 2025 भी जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए बड़ा महीना रहा, क्योंकि लगातार यहां 4 साल से इंतजार हो रहा था कि राज्यसभा के चुनाव कब हों। और अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव हुए, जिसमें 4 सीटों पर हुए चुनाव में 3 सीटें यहां की चुनी हुई सरकार और बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीते। एक सीट बीजेपी के खाते में भी गई, मगर उसके ऊपर भी सवाल उठे कि आखिर बीजेपी को एक्स्ट्रा वोट कैसे मिल गए। खैर, बीजेपी एक सीट जीतने में कामयाब रही और अक्टूबर 2025 में जम्मू कश्मीर को 4 नए राज्यसभा सांसद मिल गए।
उसके साथ साथ अक्टूबर में ही एक छोटा सा असेंबली सेशन कश्मीर में हुआ, जिसमें कई सारे बिल्स और रेजोल्यूशन पर बहस हुई, बात हुई और अगला वे फॉरवर्ड जम्मू कश्मीर के लिए तय किया गया। नवंबर 2025 में दोबारा से जम्मू कश्मीर को एक संघर्ष करने के लिए मजबूर किया गया। दरअसल श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS सीटों का विवाद नवंबर 2025 में सामने आया। यह विवाद ऐसा था जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में एक नई संघर्ष समिति ने जन्म लिया। 22 नवंबर 2025 को करीबन 60 से अधिक अलग अलग संगठनों ने मिलकर एक संघर्ष समिति बनाई, जिसने इस बात पर अपनी बात रखी कि आखिर MBBS सीटें जो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दी गई हैं, उसमें कुल मिलाकर आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह संघर्ष समिति दिसंबर तक लगातार संघर्ष कर रही है और अभी यह संघर्ष कितना लंबा चलेगा इस पे भी कुछ खास पता नहीं है और अब यह संघर्ष एक आंदोलन का रूप भी ले सकता है। इसके साथ साथ नवंबर को एक और चीज के लिए भी याद रखा जाएगा और वो था आतंकवाद का एक नया दौर, जब व्हाइट कॉलर टेररिज्म जम्मू कश्मीर में सामने आया। दरअसल नवंबर में जिस तरह से दिल्ली में एक धमाका हुआ और उसके तार जम्मू कश्मीर के साथ जुड़े डॉक्टर्स की एक बड़ी चेन सामने आई जो लगातार टेररिज्म के लिए काम कर रही थी। करीबन 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 6 लोग जम्मू कश्मीर से थे। ये डॉक्टर्स लगातार एक टेररिज्म ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहे थे और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर इस बड़े नेक्सस को बस्ट किया और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ते हुए एक बड़े तार जो आतंक के थे उन्हें तोड़ा। हालांकि इस पे दिसंबर तक अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जनवरी में इस मामले पर भी अगली सुनवाई होगी। दिसंबर 2025 को भी जम्मू कश्मीर में 2 बातों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। एक ये मौसम का बदलता मिजाज। हालांकि लगातार पूरे दिसंबर में मौसम से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें सामने आई, मगर दिसंबर पूरी तरह से एक ड्राई मंथ रहा। जम्मू कश्मीर के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में तो 20, 21, 22 दिसंबर को पहली स्नोफॉल हो गई और जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे विंटर टूरिज्म कहा जाता है। मगर जम्मू लगातार ड्राई स्पेल से जूझता रहा और जम्मू में पूरे दिसंबर में बारिश नसीब ही नहीं हुई। वहीं जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2025 को खेलों के लिए भी याद रखा जाएगा। पहले तो संतोष ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी, जिसमें फुटबॉल की टीम में सभी खिलाड़ी कश्मीर से चयनित हुए और उसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एक कमेटी को जांच के लिए भी आदेश दिए, जिसकी 31 दिसंबर तक रिपोर्ट नहीं आई और अब जनवरी में ही ये साफ हो पाएगा कि ये जस्टिस था या फिर इनजस्टिस। उसके साथ साथ IPL के चयन में जम्मू कश्मीर के 2 नए खिलाड़ी उभर कर सामने आए। कश्मीर के बारामूला के शेरी गांव से आबिद नबी को दिल्ली कैपिटल्स ने चुना और साथ ही साथ जम्मू के उधमपुर से ब्रजेश कुमार को राजस्थान रॉयल में। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में एक नया क्रिकेट का दौर शुरू हुआ, जिसमें एक रांची टीम ने जम्मू की भी कई उपलब्धियां हासिल की। तो इस तरह से दिसंबर जहां मौसम के लिए मशहूर रहा, वहीं स्पोर्ट्स के लिए भी जम्मू कश्मीर में दिसंबर के 2025 ने जाते साल में कई खिलाड़ियों को खुश किया और कई निराश भी हुए। तो ऐसा था 2025 जम्मू कश्मीर के लिए। आपके लिए 2025 कैसा रहा, नीचे कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ इसे शेयर भी करिए, ताकि बहुत सारे व्यूअर्स जो ये भूल गए होंगे कि 2025 में क्या खास हुआ, कम से कम ये देखकर वापस यादें ताजा कर पाएं और ये बताएं कि अब 2026 कैसा होगा। हमें भी कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ अपने लिए भी शुभ और मंगल कामनाएं मानें। बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर 2026।